हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट का जो जनरल नॉलेज है उसको कैसे याद रखें जो काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। आज हम लोग सिर्फ मॉडर्न इंडिया का देखेंगे। मॉडर्न इंडिया का देखेंगे और इसमें आप लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब पे देखा होगा कि लूसेंट 10 दिन में पूरा याद करें। तो ये सब बकवास की बात है। ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपका दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है जो कि 10 दिन में उतना मोटा बुक और उतना फैक्ट उसमें सिर्फ फैक्ट ही है। लूसेंट किसके लिए है? जो जिसका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, बेसिक स्ट्रांग है, लूसेंट उसके लिए है। ये 10 दिन में याद कभी हो ही नहीं सकता है, दिमाग है, ठीक है। और कोई कंप्यूटर नहीं है जो कि 10 दिन में पूरा याद हो जाए। अगर सही मायने में अगर याद करें तो 6 महीना या 1 साल भी कम है। आप इधर पढ़ेंगे उधर भूल जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि किसे किसे याद करें, किस किस पॉइंट को याद करें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आइए, दिमाग से एक बात याद आए। दिमाग को तो हम लोग बायोलॉजी में मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क। अब देखिए, मस्तिष्क से भी कुछ प्रश्न आता है। हर एग्जाम में मस्तिष्क से कुछ प्रश्न आता है और ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक जिस समय खुले उसी समय अगर वो टॉपिक टॉपिक अगर जान लेते हैं ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और लंबे समय के लिए याद भी रहता है। तो देख लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है, सबसे पहले एक मस्तिष्क कैसे बनता है। पहले एक 10 बना लीजिए, 10, फिर एक एल, फिर उल्टा 3, फिर यहाँ से ये हमारा मस्तिष्क बन गया, ठीक है। ये हमारा मस्तिष्क बन गया। और मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो, इस खोल को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम, ठीक है। मस्तिष्क के अस्थियों के खोल को क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम, ठीक है। और अगर पूछे कि मस्तिष्क का वजन, इसका वजन कितना होता है, तो लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। और पूछे कि मस्तिष्क के पीछे भाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के पीछे के भाग को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मस्तिष्क के पीछे के भाग को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि रक्तदाब, हृदय के धड़कन, श्वसन को नियंत्रण करना और उल्टी के नियमन के केंद्र को मेड्यूला तक लेके जाना, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं कि इसमें आप लोग एक दो पॉइंट और भी है, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। एक एक मिनट लेंगे समय इसमें। अब देखिए कि एक होता है थैलेमस, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या है कि दर्द, जैसे कि आपको दर्द हुआ या फिर ठंडा गर्म को पहचान करने का कार्य ये सिर्फ थैलेमस का होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि दर्द, ठंडा, गर्म जो पहचानने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, तो हम लोग थैलेमस मारेंगे, ठीक है। थैलेमस सही होगा। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का देखते हैं। हाइपोथैलेमस का क्या होता है कि जितना भी भूख, प्यास, प्यार, नफरत, घृणा, नियंत्रण जितना भी होता है ये सारा हाइपोथैलेमस से ही होता है। हाइपोथैलेमस से ही होता है। यहाँ तक कि प्यार करना भी हाइपोथैलेमस से ही होता है। दिल विल सब बेकार की बात है, दिल विल से कहीं कुछ नहीं होता। दिल का काम है सिर्फ धड़कना। दिल से प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। जो भी होता है हाइपोथैलेमस से होता है। प्यार, नफरत, घृणा सब कुछ हाइपोथैलेमस से होता है। और अगर पूछे, एक होता है सेरिब्रम भी। अगर पूछे कि सेरिब्रम का कार्य क्या है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, ठीक है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है।
और यह क्या है कि बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी एवं ये चिंतन का केंद्र है। ठीक है, चलिए बस इतना इसके लिए काफ़ी है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मस्तिष्क का बात खुला तो मैंने इसे थोड़ा क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम में ये कहीं ये सब क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए आज हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया देखेंगे और लगभग गवर्नर जनरल से पहले तक ही देखेंगे। ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर मुगलकालीन सम्राट। उत्तर मुगलकालीन सम्राट, इससे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटा से लेकर के बड़ा तक, बिहार पुलिस और दरोगा, अग्निवीर, जो भी है एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जो भी है एग्ज़ाम, बीपीएससी तक, इससे क्वेश्चन रहता ही है एक दो। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब चलिए, उत्तर मुगलकालीन सम्राट। देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ दिया था। और अब इसमें कुछ कुछ देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं ही उसको ही सिर्फ मैं बताऊंगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। हैदराबाद का नहीं, हैदराबाद का भी, और बंगाल का, बस। अब बाकी कोई नहीं, बस 1, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला देखते हैं। मुगल सम्राट शाह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। बस, बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दी? तो सादत खां को किसने दी? तो मोहम्मद शाह ने दी। बस, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। और बहादुर शाह को साहिब ए खबर के नाम से जानते हैं। साहिब खबर के, बस ये 2 पॉइंट ही याद करना है, और बाकी ये लाल कुमारी सब नहीं करना है याद। और ये हुसैन अब्दुल्ला कुछ नहीं। हाँ, बस ये एक जहांदार शाह। ये जहांदार शाह मतलब पूछता है इसमें कि लंपट मूर्ख इनमें से किसे कहा गया है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। और घृणित कायर किसे कहा गया है? तो फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा गया है। बाकी इधर कुछ नहीं करना है याद। चलिए अगला। चलिए अब यहाँ से देखते हैं अगला। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलिज खां ने निजामुल मुल्क की, ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट। अगला देखते हैं, हैदराबाद की स्थापना। हाँ, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। नोट वाला, जितना भी नोट वाला है सारा याद करना है। जितना भी नोट वाला है सारा याद करना है। हैदराबाद की स्थापना किसने की और इसकी स्थापना किसने की, ये सब देख लेंगे। और इधर कुछ नहीं करना है। इसमें एक लेना है क्या कि नादिर शाह को नेपोलियन कहा गया था। कहाँ का? तो ईरान का नेपोलियन कहा गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया था। चलिए आगे देखेंगे। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, ये देख लेंगे, मोहम्मद शाह हैं। बाकी इधर कोई नहीं। हाँ, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठों की हार हुई थी। पानीपत का अगर पूछे कि प्रथम युद्ध कब हुई थी, तो 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। ठीक है, ये तीनों डेट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम, ये सब नहीं देखेंगे, ये सब भी नहीं। चलिए यहाँ से अब भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन, यहाँ से देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये डेट तो एकदम देखेंगे ही। मैंने बिहार सचिवालय सहायक का जो पेपर सॉल्व किया था, उसमें से ये क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, डेट सही। तो 17 मई 1498 को। ये 1498 सभी को याद रहता है, लेकिन डेट याद नहीं रहता है। तो 17 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। और ये इधर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी था 14। वास्को डिगामा कब भारत आया था? तो 1498 में। 1498 में भारत आया था वास्को डिगामा। और कहाँ आया था? तो कालीकट के बंदरगाह पर आया था। कालीकट के बंदरगाह पर आया था। चलिए
आगे देखेंगे, आगे कालीकट के बंदरगाह पर तो ये समुद्री मार्ग होते हुए आया था। तो किस रास्ते से? तो कैप ऑफ गुड होप, ये याद यहाँ पे नहीं दिया है। तो कैप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत आया था। चलिए, इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। अब्दुल ये उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रखना चाहते हो रख लीजिए। अब्दुल मजीद फ्रांसिस्को, हाँ भारत का ये देख लेंगे कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन करके आया था। तो दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाला बहुत क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो ये हो जाएगा। और भारत में पुर्तगालियों का वायसराय तो अल्बुकर्क अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। और आप लोग को अगर इसमें से कहीं कोई इंपॉर्टेंट, अगर मतलब कोई भी पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट लगे तो उसको कहीं नहीं, सीधा बुक में ही, बुक को जितना घिना सकते हैं पूरा घिनाइए। और हो सके तो ऊपर में जैसे मैंने लिखा है ऊपर में देख लीजिए, है ना, इसी तरह कर करके पूरा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, जितना बुक गंदा होगा उतना ही याद होगा। अब उसके बाद पुर्तगाली ने अपनी कोचीन में खोला अपनी पहली व्यापारिक कोठी। और दक्षिण पूर्वी तट पर, अगर थोड़ा मैप में अगर देख लें तो ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम, उधर ये उत्तर है, आइए दक्षिण है। तो क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्वी तट पर, मतलब दक्षिण पूर्वी इस तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सेंथोमे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेंथोमे किसकी बस्ती थी? तो पुर्तगालियों की थी। तो किस तट पर थी? तो दक्षिण पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्नेलियन हाउटमैन ये पहला डच यात्री था। डच पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आया? डच आया। तो डच का पहला यात्री कौन था? जो कार्नेलियन हाउटमैन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो 1596 में भारत आया था। और डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। कब की? 1605 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये पुलिकट में स्थापित की थी। ठीक है, और डचों ने ही अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाला। अपना स्वर्ण सिक्का जो ढाला उसका नाम क्या दिया? पैगोडा। पैगोडा इसे कहाँ? तो ये इसे पैगोडा को ढाला और समस्त गतिविधियों का केंद्र पुलिकट को बनाया। समस्त गतिविधियों का केंद्र पुलिकट को बनाया। पुलिकट कहाँ है? तो ये आपका ये मैप हो गया। तो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसी के बीच में है पुलिकट। ठीक है, समस्त गतिविधि का केंद्र डचों ने किससे किससे बनाया? पुलिकट को बनाया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार वेतनभोगी किसने बनाया भारत में पहली बार औद्योगिक जितना लिख करके याद कीजिएगा उतना याद होगा। औद्योगिक वेतनभोगी किसने बनाया था? तो डच ने बनाया था, पहला औद्योगिक वेतनभोगी। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? तो 1759 में। किस युद्ध में हुआ था? तो वेदरा युद्ध में हुआ था अंतिम रूप से पतन। और 31 दिसंबर 1600 को, ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, और ये पूछा है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217 थे। ठीक है, और ये सब कुछ नहीं। हाँ, ये देख लीजिएगा कि मुगल दरबार में इस बार भी बीपीएससी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, और हर एग्जाम में क्वेश्चन जितना छोटा से बड़ा लेवल है, यहाँ से मॉडर्न इंडिया से एकदम क्वेश्चन रहता ही रहता है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। इसमें इतना कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस
किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में, बस इतना सही। और 1609 में आया। चलिए अब भारत आने वाला, नोट वाला तो सारा याद रखना है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। और 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम ब्रिटिश का मसूलीपट्टनम में इसे स्थापित किया था, अपना व्यापारी कोठी। और ये सब भी नहीं देखेंगे, हाँ ये एक नोट वाला देख लेंगे, ठीक है। और सम्राट जेम्स प्रथम टॉमस रोन को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। सबसे पहले किसे भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को, और दूसरा सर टॉमस रो को अपना राजदूत राजदूत बना करके भेजा था, ठीक है। और दोनों जहांगीर के ही दरबार में आया था, दोनों जहांगीर के ही दरबार में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जहांगीर के दरबार में आया था कि अकबर के दरबार में आया था। तो अकबर नहीं होगा, अकबर नहीं होगा, जहांगीर ही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि जहांगीर एवं खुर्रम खुर्रम अकबर नहीं, सॉरी, वो शाहजहां। जहांगीर या खुर्रम, शाहजहां जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन सर टॉमस रो अपना व्यापारिक छूट के लिए सफल हो गया। और इधर उतना नहीं देखेंगे, ये सब भी नहीं। हाँ ये देखेंगे 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा, और इसका शादी ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से इसका विवाह हुआ था। और दहेज के रूप में बम्बई इसे मिला था, ब्रिटेन को दहेज के रूप में बम्बई, ठीक है। और जिसे कि 10 पाउंड पर वार्षिक किराया पे लगा दिया गया था। चलिए अब इधर कुछ नहीं। हाँ 1667 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना लिया गया था। और इधर एक क्वेश्चन देख लेंगे, बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था? बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड ओंगियार ने किया था बम्बई शहर की स्थापना। और इधर कुछ नहीं, एक कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने किया था। हाँ यहाँ पे है, कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने किया था। और इधर कुछ नहीं याद करना है। अब फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा, ये सब नहीं। फ्रैंकिस मार्टिन, हाँ फ्रांस कंपनी के निदेशक कौन थे? तो फ्रैंकिस मार्टिन थे। अब कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक का। और पहला युद्ध एलास्पल संधि के तहत समाप्त हुआ था। और दूसरा युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत खत्म हुआ था। और तीसरा पेरिस के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। तो देख लेंगे बस, संधि कौन कौन सा हुआ था। ईस्वी सब याद नहीं रखना, ईस्वी सब बहुत कम ही पूछता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एलास्पल संधि के तहत समाप्त हुआ था। अब अगला देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, उसकी हार हुई। और उसे फिर फ्रांस बुला लिया गया। फिर वहाँ उसके स्थान में फिर गोडेहू को भेजा। अब ये दूसरा भी युद्ध जो हुआ, तो ये कब समाप्त हुआ? तो ये पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा युद्ध जो सप्तवर्षीय युद्ध था, तो ये कब समाप्त हुआ? तो ये पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुआ। बस इतना ही याद रखना है। और डच का अगर पूछे कि डच का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ, तो 1759 बेदरा के युद्ध में। डेट याद नहीं रखना उतना, बेदरा के युद्ध में। और फ्रांसीसी का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? तो वांडीवास के युद्ध में हुआ, ठीक है। फ्रांसीसी वांडीवास, डच बेदरा, ये सब क्वेश्चन पूछता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर से कुछ नहीं। चलिए बंगाल पर ब्रिटिशों का आधिपत्य, अंग्रेजों का आधिपत्य। चलिए मुगल सम्राट, ये सब नहीं। सर्वाधिक संपन्न राज था बंगाल, तो था ही। अब मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी, हाँ सबसे पहले ढाका था। ढाका से राजधानी कहाँ आया बंगाल का? मुर्शिदाबाद आया। फिर यहाँ से मुंगेर, जिसे कि मुगदलपुर भी कहते थे पहले। तो इसी तरह करके तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, जो कि भागीरथी नदी के तट पर था। और इधर कुछ नहीं याद रखना है, इधर भी कुछ नहीं।
हाँ, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और हाँ, एक क्वेश्चन इधर, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां का दामाद था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और इसने 20 जून 1756 में कालकोठरी त्रासदी हुआ था। इसमें याद कुछ नहीं रखना, लेकिन एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ। तो कालकोठरी त्रासदी क्या है? एक रूम था, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश में कुछ मतभेद हो गया था। तो सिराजुद्दौला ने, थोड़ा युवा था, तो इन्होंने गुस्सा में आकर के इस छोटे से रूम में 100 146 अंग्रेज को रूम में पूरा भर दिया था। मतलब यहाँ पे आदमी, फिर ऊपर इसी तरह करके 146 आदमी इस छोटे से रूम में, और रात भर के लिए छोड़ दिया, जिसमें कि लगभग 123 व्यक्ति मर ही गया, सिर्फ 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी 123 व्यक्ति मर गया था। तो इसे ही कालकोठरी त्रासदी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस खाली प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये थोड़ा डेट सही 23 जून 1757 देख लेंगे। और अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच। बस इतना ही। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण इसकी मृत्यु हो गया था। किसका? सिराजुद्दौला का। और इधर कुछ नहीं याद रखना है। मीर कासिम, फिर उसे बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। फिर उसके बाद उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। लेकिन सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बना। मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से परेशान होकर के मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लाई, जिसे कि मुगद्दलपुर भी कहते थे। तो देखिए, राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। पूछता है किसी किसी एग्जाम में कि बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? तो पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। चलिए, इधर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। मीर कासिम और तीनों राजाओं की संयुक्त सेना। तो कौन कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। चलिए, अब अगला देखते हैं। अंग्रेज और मैसूर का संबंध। अंग्रेज और मैसूर का संबंध, तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत कम ही रहता है। तो हैदर अली मैसूर का शासक था, इसका बेटा टीपू सुल्तान था। और 1700, ये टोटल चार युद्ध हुआ था, जिसमें कि दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और इसके बाद ये 1780 से 84 चला था, जिसमें कि 82 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और 82 के बाद टीपू सुल्तान ने इसकी कमान संभाली थी, और मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। बस इसमें कौन कौन सा याद रखना है? बस 4-5 पॉइंट। हैदर अली मैसूर का शासक था। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में। और ये किस युद्ध में हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत इसकी मृत्यु हुई थी। और किस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। और टीपू सुल्तान ने कौन सी कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पातशाह की उपाधि धारण की थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। तो देख लेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ये सब सारे देख लेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय में कॉर्नवालिस था। चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, हड़प नीति वाला। चलिए, अब ये सब हो गया। इस सब में से कुछ नहीं। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का तस्वीर था। इससे कुछ नहीं याद रखना। हाँ, यहाँ पे कुछ संधि देख लेंगे, उधर गवर्नर जनरल देख लेंगे, और इधर संधि देख लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था मद्रास, दूसरा मंगलोर, और तीसरा मैसूर। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर, तो ये मैसूर कहाँ है? अगर मैप में अगर देखें तो मैसूर इस जगह है। ठीक है,
तो यहाँ पर तो मद्रास है, तो पहला मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा में टीपू सुल्तान के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वो रोने लगा, मतलब रोने लगा तो क्या, आंसू, और आंसू को हम लोग लोड भी कहते हैं, लोर, कि लोड गिर रहा है। तो पिताजी की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान का लोड गिर रहा था, इसलिए मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। और तीसरा है तो इसकी राजधानी ही थी, और राजधानी में ही इसकी संधि हो गई। तो इसी तरह से मध्यकालीन भारत का भी, मिडाइवल हिस्ट्री का भी मैं वीडियो लाऊंगा, इसमें कि उसमें बहुत सारा ट्रिक है। जो भी सल्तनत काल का, मुगल काल का जितना भी है शासक, बस 2-3 ट्रिक है, सारा याद हो जाएगा। चलिए, अब ये सिख एवं अंग्रेज, तो इसमें भी कुछ नहीं, बस सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की, गुरु नानक। और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, और इसकी जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, और 1469। अगर ईस्वी अगर याद नहीं, ईस्वी पूछता है कभी कभी कि गुरु नानक का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो ये गांधी जी से 400 साल बड़े थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869। और इसमें 400 माइनस कर दीजिए, तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे। गुरु नानक ने संगत पंगत, संगत मतलब धर्मशाला, और पंगत मतलब पहले खाइए तब मिलिए। चलिए, ये सब तो हो गया। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी, करतारपुर में, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दूसरे गुरु, गुरु अंगद जी, जिसका कि प्रारंभिक नाम क्या था, लहना था। इसका बहुत बड़ा कहानी है, अगर कहानी अगर बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कहानी नहीं बताऊंगा अभी। और गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। और इधर कुछ नहीं। लवन पद्धति किसने शुरू किया था, तो गुरु अमरदास ने। लवन पद्धति गुरु अमरदास ने शुरू किया था, लवन पद्धति गुरु अमरदास ने शुरू किया था। चलिए, अब इधर हो गया, इधर कुछ नहीं। हाँ, ये एक देख लेंगे कि अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर शहर की स्थापना, जो अभी आप अमृतसर देख रहे हैं, तो ये 500 बीघा भूमि दिया गया था, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। और इसी पे अभी अमृतसर शहर की स्थापना है। और ये सिखों के चौथे गुरु थे कौन, गुरु रामदास। चलिए अगला देखते हैं। और देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे तुरंत उसको ऊपर में लिखिए। चलिए, गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, ये सब नहीं देखना है। अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण हुआ था, ये सब भी नहीं, ये सब भी नहीं देखना है। 2 तलवार बांध कर के गद्दी पर कौन बैठते थे, 2 तलवार बांध कर हरगोविंद। और इधर 8वें गुरु हरकिशन। हाँ, सिख के किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी, चेचक के कारण किस गुरु की मृत्यु हुई थी, तो 8वें गुरु हरकिशन की मृत्यु हुई थी चेचक से। ठीक है, चेचक से इसकी मृत्यु हुई थी। और 9वें गुरु तेग तेग बहादुर थे। और तेग बहादुर, थोड़ा बिहार को भी लेकर के चलते हैं, तो तेग बहादुर जो थे, वो पटना वो पटना आए हुए थे, पटना से उसे बंगाल जाना था युद्ध के लिए। तो इसकी पत्नी भी आई थी, इसकी पत्नी भी आई थी। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह, तो इसे बंगाल तुरंत युद्ध के लिए जाना था। और इसकी वाइफ, मतलब गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर की पत्नी उस समय गुरु गोविंद सिंह होने वाले थे। तो इसे छोड़ करके गुरु गोविंद, पटना में उसकी पत्नी का मायके था, तो उसे वहाँ छोड़ करके चले गए। और वहीं, जिसे आप पटना साहिब कहते हैं, वहीं पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो ये गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक भी पटना आए हैं, गुरु नानक भी पटना आए हैं, गुरु तेग बहादुर भी। और गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म यहाँ हुआ ही है। चलिए, इधर हो गया। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था, इसने पंच ककार को कहा। पंच ककार मतलब, पंच ककार मतलब 5 को, मतलब केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कारा, ये सब रखने की अनुमति। और इन्होंने कहा क्या कि जो पुरुष है वो अपने नाम के बाद सिंह लगाएंगे, और जो महिला है वो कौर लगाएंगी। ठीक है, यहाँ तो दिया नहीं है, ये सिर्फ सिंह दिया, कौर भी लगाती है महिला लोग। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बैसाखी के दिन हुआ था, और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इधर कुछ नहीं, याद याद रखना है। इधर भी कुछ नहीं, बंदा सिंह, सब कुछ खास नहीं है। चलिए, अब आते हैं मिसल
और अरबी भाषा शब्द, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि देख लेते किसके किसके बीच हुई थी। चार्ल्स मेटकाप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ये चीज़ देख लेंगे और बाकी कुछ नहीं देखना है। इधर भी कुछ नहीं देखना है। चलिए, ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। और जितना मैंने बताया उतना ही याद रखना है। लगभग में बीपीएससी से जितने का नीचे का एग्ज़ाम है आपका, बिहार पुलिस दरोगा और इधर जितना भी एग्ज़ाम है उतना काफ़ी है। और ये इतना तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसे कम से कम 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं कुछ टेस्ट भी लेकर के आऊँगा पूरा मॉडर्न ख़त्म होने के बाद। टेस्ट भी और वन वन लाइनर भी लाऊंगा, पूरा कंप्लीट एकदम मॉडर्न। चलिए, अब बंगाल के गवर्नर, ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले। और इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, ठीक है, द्वैत शासन की व्यवस्था की। द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, हल्का, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। द्वैत शासन, एक होता है सैनिक शासन, ठीक है, और एक होता है दीवान। दीवान और फौजदारी, सैनिक नहीं फौजदारी कहेंगे। अर्थ लेकिन वही होता है, फौजदारी और एक दीवानी। दीवानी किसके पास था? दीवानी अगर देख लेते हैं, ये द्वैत शासन, ये दो, फौजदारी और ये दीवानी। तो रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि दीवानी मामला ब्रिटिश देखेंगे और फौजदारी मामला स्थानीय नवाब देखेंगे। स्थानीय नवाब देखेंगे। दीवानी मामला क्या हुआ कि पैसा का जितना लेन देन होगा सब काम हम करेंगे, अगर कहीं भी झगड़ा लड़ाई हुआ तो वो तुम देखो, ठीक है। तो इसे ही द्वैत शासन कहेंगे। और इसे किसने समाप्त कर दिया? फिर वारेन हेस्टिंग्स ने इसे भी समाप्त कर दिया, बोला अब तुम कुछ मत करो, तुमको हम पेंशन देंगे और दीवानी मामला और फौजदारी मामला हम ही संभालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र में 2 उप दीवान नियुक्त किया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए, जितना बिहार का एग्ज़ाम जितना भी होगा उसमें ये बहुत कम ही रहेगा। ये पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया था। राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया था। चलिए, अब देखते हैं अन्य गवर्नर, ये सब नहीं पूछेगा। और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब थोड़ा देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट उस समय पास हुआ था 1773 का। आप लोग सुने होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि इसके बाद जो 1774 में इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्बे या इम्पे, ये प्रथम न्यायाधीश थी, ठीक है। अब चलिए, और इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं याद करना है। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ गवर्नर जनरल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। लगभग में 6-7 गवर्नर जनरल इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कि वारेन हेस्टिंग्स भी है। इन्होंने बहुत कुछ किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स देखते हैं कि इसने राजकोषीय कोषागार को हटाकर मुर्शिदाबाद से, राजकोषीय कोषागार को हटाकर मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? कलकत्ता लाया था। इन्होंने फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की थी। फौजदारी और दीवानी। और फौजदारी में क्या था कि फौजदारी उतना नहीं करना है। फौजदारी अदालत की स्थापना की थी बस, और दीवानी की, और इसमें कुछ नहीं। और दीवानी का जो था अदालत, इसका कलेक्टर ही मुख्य न्यायाधीश होता था। कलेक्टर, जैसे अभी देख रहे हैं डीएम, ये सब ही दीवानी कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था। चलिए, इधर कुछ नहीं करना याद। और
कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और फौजदारी की स्थापना किया। ये सब भी नहीं करना है। हाँ, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुस्लिम के संबंध में मुस्लिम कानून, ठीक है, लागू किया था। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये 1772 वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1772 वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से इसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा सीधा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किन के समय में हुई थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। कब हुई थी? तो 1772 में हुई थी। और वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान जो था, उप दीवान मैंने आपको बताया था कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां था और सिताब राय, इसे दोनों को अपने पद से हटा दिया। बोला अब तुम लोग का कोई कोई ज़रूरी नहीं है, हम खुद देखेंगे। तो इसे दोनों उप दीवान को हटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की थी? तो 1781 में किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और इसके बाद मदरसा स्थापना होने के बाद अगले ही साल जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये दोनों देख लेंगे। और गीता का अंग्रेजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद तो विलियम विल्किंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विलियम विल्किंस ने किया था। और इसका श्रेय हास्टिंग्स ने इसे इसे हास्टिंग्स ने इसे आश्रय प्रदान किया था। हास्टिंग्स ने इसे आश्रय प्रदान किया था। तो पूछिए गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बस इतना ही याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि हाँ, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ ही देगा लगभग में, तो इसे भी याद रखेंगे। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट। ये द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर ये 3 पॉइंट ज़्यादा याद रखेंगे, गीता वाला, विलियम विलिंकिंस और विलियम जोन्स, और जेम्स बंगाल गजट प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये 3 याद रखेंगे। और रिविटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, ये तो बता ही दिए, एलिजा इम्पे थी, और जिसे 1782 में इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब देखिए ये आंग्ल मराठा युद्ध सब जो हुआ था, तो ये सब सालबाई का संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि, ये देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके बाद। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ। और इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। और ये सब देख लेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई? तो ये वारेन वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, चलिए ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट। अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो लागू हुआ था, तो इसके विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे करके ब्रिटेन गया। ब्रिटेन जाने के बाद इसने इस पर महाभियोग का प्रस्ताव लागू हुआ। महाभियोग का प्रस्ताव बर्क द्वारा लागू किया गया था, बर्क द्वारा। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न भारत आए किन वायसराय पर ब्रिटेन में महाभियोग लागू हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बस इतना ही याद रखना है। और कौन किया था ये सब नहीं याद रखना है। इधर भी नहीं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी ये पूछेगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू की थी। सर जॉन मैकफरसन
ये अस्थाई गवर्नर जनरल था, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी पुलिस दरोगा सब है, एग्ज़ाम सब जो होता है बीपीएससी यूपीएससी, ये सब कॉर्नवालिस ही पहले पहले लागू किया था। तो देखिए अब कॉर्नवालिस, इसके समय में जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में था। जैसे कि अभी एक डीएम होता है, तो वैसे ही जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में था। और इसने भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालत समाप्त कर दिया था और 4 भ्रमण करने वाली कोर्ट की स्थापना की थी, जिसमें 3 बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए था। ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट, ये सब भी नहीं। हाँ, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज बनाया था। जैसे कि अभी थाना का, छोटा मोटा थाना का इंचार्ज दरोगा होता है, उसी तरह उस समय भी एक दरोगा को इंचार्ज इंचार्ज बना दिया गया था। अब देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब लागू हुई थी। तो 1793 में। और इसमें अस्थाई बंदोबस्त क्या था कि एक खेत है, एक खेत में टोटल 11 भाग लगता था, 11 भाग, जिसमें कि 10/11 मतलब 10 भाग अंग्रेज ले लेते थे और 1 भाग जमींदार को मिलता था। 11 में से 10 ब्रिटिश को मिलता था और 1 जमींदार को मिलता था। तो इसे ही अस्थाई बंदोबस्त का कहा गया था। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन सॉर ने बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना गया है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना गया है, तो कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना गया है। सर जॉन सॉर ओ हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, ये पूछता है क्वेश्चन बहुत बार। तो ओ हस्तक्षेप की नीति, तो ये शोर मतलब शेर, और शेर हम हमेशा ओ हस्तक्षेप करता है हर चीज़ में। तो इसी तरह याद याद रखेंगे इसे। अब वेलेस्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि इसने ही शुरू की थी, सहायक संधि। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी कर लिया था। और सहायक संधि करने वाले में पहला तो कौन था, हैदराबाद। ठीक है, पहला ही याद रखेंगे, बाकी उधर सब नहीं रखेंगे याद। और इंदौर की होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये पूछेगा कि इनमें से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये देख लेंगे। अब कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये सब हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। और वेलेस्ली पे आते हैं कि इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। और इस शेर के जब दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ, तो इस शेर की मृत्यु हो गई, यानी कि वेलेस्ली की मृत्यु हो गई। और ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करेंगे। और मॉडर्न इंडिया में इतना मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से प्रश्न पूछता है तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से ही रहता है। अगर 10 क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो कम उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो मॉडर्न इंडिया से रहता ही है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।